हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 2 का पार्ट 7, जो कि डील करता है एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन से। यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जनरली 5 हेड ऑफ इनकम है जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है, जो कि जिसमें सैलरी है, बिजनेस है, मतलब जो भी आपकी इनकम सैलरी से आ रही है, जो बिजनेस सेक्टर से आ रही है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से आ रही है, जैसे कि रेंटल इनकम, या फिर किसी कैपिटल गेन से, मतलब कोई चीज़ वगैरह आपने सेल कर दी तो उससे जो आपको इनकम हासिल आ रही है, जो दूसरे सोर्सेज से जो आपकी इनकम है जो इन हेड में नहीं आती, कवर नहीं होती, जो दूसरे सोर्सेज से इनकम हासिल आती है, जैसे कि जो ऑनलाइन अर्निंग है, तो ये फ्रीलांसिंग एक्स्ट्रा वगैरह, तो वगैरह ये तो इनकम है ना। 5 हेड ऑफ इनकम है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, जो कि हमें पता है। और ये शेड्यूल 1 के अंदर बताया गया है कि कितना टैक्स इन पर, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है इनमें से कितने इन पे जितनी आपको इनकम आ रही है उस इनकम पर कितना कितना टैक्स लगेगा, वो शेड्यूल 1 के अंदर बता दिया गया है कि मतलब किस रेशो से टैक्स लगेगा, वो शेड्यूल 1 में बताया गया है। ये जो पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं वो है एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन, कि मतलब कौन सी ऐसी इनकम है जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। 5 तरह के सोर्सेज का तुम्हें पता है जिन पर टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है शेड्यूल 1 में बताया गया है। ये जो पोर्शन है डील करता है कि किन इनकम पर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती, इससे रिलेटेड जो है वो सेक्शन 41 to 55 है। और ये जो इनकम है जिन पर ये जो टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती, अब किस रेंज तक ये जो इनकम है ये शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है, जिसमें है कि कितनी कोई इनकम होगी तो उस पर कितना आपको कंसेशन मिलेगा, या कौन कौन सी इनकम है जिस पर एग्जेम्पशन होगी, वो शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बताया गया है। इधर जो है वो इस पोर्शन से रिलेटेड सेक्शन जो है सेक्शन 41 to 55 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। इससे रेलेवेंट जो है वो सेक्शन 41 to 44 तक जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 45 to 48 जो है वो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 है प्रेसिडेंट ऑनर। ये बेसिकली सेक्शन इस चीज़ से डील करता है कि जो आपको ये जो प्रेसिडेंट है ना, यानी सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है वो एजाज़ वगैरह मिलता है, जैसे कोई निशान हैदर हो गया, हुस्न कारकर्दगी हो गया, तमगा जुर्रत हो गया, वो जो जितने भी अवार्ड आपको मिलते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, मतलब कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, तो वो जो इनकम वो आपकी होती है ना, वो जो आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती, वो इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। मतलब जो भी इन अवार्ड्स के साथ जो कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, वो जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब देख लेते हैं कि सेक्शन 45 बेसिकली क्या कहता है। ये तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया। तो सेक्शन 45 स्टेट दैट सबसेक्शन 1 स्टेट दैट एनी अलाउंसेस अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड और मेडल awarded to a person by the president of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance. So simple section 45 state that कि अगर एक शख्स को किसी शख्स को अगर सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑनर, यानी कोई एजाज़ दिया जाता है, कोई अवार्ड या कोई मेडल से नवाजा जाता है, और उस मेडल, ऑनर या अवार्ड के साथ कोई अलाउंसेस यानी कोई मनी वगैरह भी उसे दी जाती है, तो वो जो इनकम मनी होती है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स होती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। Subsection 2 state that any monetary award granted to a person by the President of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance. इसी तरह कोई मॉनेटरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड ही है, ये भी पैसे वगैरह ही होते हैं वगैरह। अगर ये चीज़ दी जाएगी ना मॉनेटरी अवार्ड किसी पर्सन को पाकिस्तान के सदर की तरफ से, तो वो भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स ही होती है। तो बेसिकली सेक्शन 45 में कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिलता है पाकिस्तान के सदर की तरफ से, या कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, मॉनेटरी अवार्ड मिलता है, तो वो इनकम जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होती है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जैसे ये हुस्न कारकर्दगी, निशान हैदर और तमगा जुर्रत जैसे अवार्ड मिलते हैं, तो कभी भी खाली अवार्ड नहीं मिलते, उनके साथ कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर ये भी एक तो बात बताने का मकसद हो गया, एक तो जनरल हो गया, लेकिन साथ ही आप माइंड में ये भी क्लियर रखें कि यहाँ पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर सदर पाकिस्तान के अलावा किसी और की तरफ से आपको कोई अवार्ड वगैरह मिलेगा, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन में भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं है। उसके साथ अगर कोई पैसे वगैरह मिलेंगे तो वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगा, मतलब उस पर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 46 की तरफ, प्रॉफिट ऑन डेप्ट। प्रॉफिट ऑन डेप्ट नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपने कोई किसी से कुछ कर्ज वगैरह लिया है, मतलब किसी क्रेडिटर से एक प्रिंसिपल डेप्टर ने कुछ लोन वगैरह लिया है, और अब लोन के ऊपर उसे कुछ प्रॉफिट देना पड़ रहा है ना, वही इंटरेस्ट बेस।
तो सेक्शन वो कह रही है कि जो अब आप लोन वगैरह लेते हो, जो डेब्ट वगैरह लेते हो और उसके बदले में जो फिर आप कोई प्रॉफ़िट देते हो उस लोन के ऊपर, वो प्रॉफ़िट भी एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होता है, मतलब उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सेक्शन 45 क्या कहता है? तो सेक्शन 45 स्टेट दैट एनी प्रॉफ़िट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेज़िडेंट पर्सन और अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ रेज़िडेंट पर्सन शैल बी एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर जनरल रूल ये बता दिया गया कि अगर एक नॉन रेज़िडेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो कि पाकिस्तान से 183 डेज़ या उससे ज़्यादा बाहर रहे। तो वो कह रहे हैं अगर एक नॉन रेज़िडेंट पर्सन किसी सिक्योरिटी पर जो कि रेज़िडेंट पर्सन ने इश्यू की थी, उस सिक्योरिटी पे कोई प्रॉफ़िट ले रहा है तो वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होती है। अब सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? सिक्योरिटी यही होती है कि जब आप किसी पर्सन से कोई लोन वगैरह देते हो तो आप उसे सिक्योरिटी दे देते हो, गारंटी भी तो देनी पड़ती है ना कि फ़र्ज़ अगर आप वो लोन की अमाउंट नहीं चुका सकोगे तो जो आपका क्रेडिटर है जिसने आपको ये डेब्ट दिया है वो सिक्योरिटी को बेच के अपनी रिकवरी कर लेगा। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी उसने इशू की थी रेज़िडेंट पर्सन ने, मतलब वही पर्सन जो कि पाकिस्तान का शहरी है, यानी 183 दिन से ज़्यादा वो पाकिस्तान में स्टे कर गया है तो वो रेज़िडेंट पर्सन हुआ। उस पर्सन ने जब उस पर्सन से जो कि पाकिस्तान का शहरी नहीं है, नॉन रेज़िडेंट पर्सन से कोई लोन वगैरह डेब्ट वगैरह लिया तो उसको डेब्ट लोन लेने के लिए उसने उसके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह रखी। तो अब सिक्योरिटी के ऊपर जो पाकिस्तान का शहरी है जो कि नॉन रेज़िडेंट पर्सन जो है उसको टैक्स वगैरह उसे प्रॉफ़िट वगैरह दे रहा है। तो वो जो प्रॉफ़िट अब ये नॉन रेज़िडेंट पर्सन से ले रहा है, वो प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट जो है वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होता है इस ऑर्डिनेंस में, यानी उस पर टैक्स नहीं लगता। ये तो जनरल रूल है। आगे फर्दर ये कंडीशन है कि ये जो प्रिविलेज है और प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट पर टैक्स ना देने की, ये हासिल करने के लिए तकरीबन 4 कंडीशन जो इधर ये बताई गई हैं वो पूरी होना ज़रूरी हैं। तभी ये सेक्शन 46 की प्रिविलेज आपको हासिल होगी, मतलब एग्ज़ेम्पशन ऑफ टैक्स आपको हासिल होगी। क्या कंडीशन? नंबर 1 तो है कि ये दिस पर्सन आर नॉट एसोसिएट, यानी जो नॉन रेज़िडेंट पर्सन है और जो रेज़िडेंट पर्सन है ये आपस में एसोसिएट ये पर्सन आपस में एसोसिएट्स नहीं होने चाहिए। अब एसोसिएट क्या होता है ये सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है, लेकिन इधर जो है वो अभी समझने के लिए हम सिर्फ इसका जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एसोसिएट बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिसमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन की इंटेंशन पर काम करने का मजाज होता है, लाइबल होता है, मतलब जैसे कि पार्टनर्स हो गए, जैसे कि आपस में रिलेटिव्स हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लें कि जो आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होते हैं वो आपस में एसोसिएट नहीं कंसीडर किए जाते, मतलब वो पर्सन जिनका इक्वल फुटिंग पर रिलेशनशिप होगा, जो एक दूसरे के इंटेंशन पर काम करने के लिए लाइबल होंगे, वो पर्सन आपस में एसोसिएट कहलाते हैं, जैसे कि रिलेटिव्स, जैसे कि पार्टनर्स, जैसे पार्टनरशिप में होते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली इस एग्ज़ेम्पशन को हासिल करने के लिए 4 कंडीशन होना ज़रूरी है, जिसमें पहली कंडीशन है कि ये पर्सन यानी जो नॉन रेज़िडेंट और रेज़िडेंट पर्सन है वो आपस में एसोसिएट ना हो, ठीक है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो ये लोन ले रहा है ना, ये जो उसने लोन बॉन्ड इश्यू किया है, वो उसने बल्क नंबर रेज़िडेंट पर्सन ने जारी किया हो। जैसे ये भी बता रहा है द सिक्योरिटी वाज़ वाइडली इशूड बाय द रेज़िडेंट पर्सन आउटसाइड द पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ रेज़िंग अ लोन, मतलब ये जो सिक्योरिटी इसने इशू की है रेज़िडेंट पर्सन ने, उसने इन बल्क नंबर इशू की हो। पर्पस इसका क्या हो गया? उसे लोन लेना है पाकिस्तान से बाहर, आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर से ही लोन लेकर आना है। क्यों? फॉर द यूज़ इन अ बिज़नेस अपने बिज़नेस के लिए जो कि पाकिस्तान में चला रहा है। मतलब ये जो डेब्ट बॉन्ड इसने सिक्योरिटी बॉन्ड जो इसने जारी किए हुए हैं वो बल्क नंबर होने चाहिए, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इसने इशू किए हों ताकि इसे लोन मिले, और उसी लोन की अमाउंट से उसका मोटिव ये हो कि उसने पाकिस्तान में जो उसका कारोबार है वो चलाना है। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए इस प्रिविलेज को हासिल करने के लिए जो सेक्शन 46 के अंदर बताई हुई। तीसरी कंडीशन है द प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान के, ये जो पैसा जो है, ये जो इसने लोन वगैरह लिया है, इसका प्रॉफिट ये पाकिस्तान से बाहर पे कर रहा हो, मतलब आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई जिस पर्सन को ये प्रॉफिट पे कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन हो। और सेक्शन डी क्लाउज डी है द सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी जिस चीज़ को वो गारंटी के तौर पर रखवा कर लोन अपना सिक्योर कर रहा है क्रेडिटर से, वो सिक्योरिटी बाकायदा बोर्ड यानी FPR की तरफ से अप्रूव हो। तो ये 4 कंडीशन अगर पूरी होंगी तभी सेक्शन 46 की जो प्रिविलेज है आपको कि जो डेब्ट के ऊपर आप प्रॉफिट पे कर रहे हो और उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो प्रिविलेज आप हासिल कर सकोगे। अब सेक्शन 46 हो गया, अब सेक्शन 47 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 46 कहता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ये जो मिलते नहीं हैं आपको वजीफ़े वगैरह अपनी तालीम पूरी करने के लिए जो मिलते हैं, वो भी ये सेक्शन 47 कह रहा है कि वो चीज़ भी ना एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है।
फिर एरी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन एजुकेशन शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मतलब कोई भी स्कॉलरशिप जो किसी पर्सन को दी जाती है ताकि जो अपने तालीमी खर्चात है वो पूरे कर सके, वो जो स्कॉलरशिप है उसमें भी तकरीबन पैसे ही दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मनी दी जाती है स्कॉलरशिप की सूरत में आपको, वो इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होती है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। ये तो जनरल रूल था। आगे इसकी एक्सेप्शन ये है कि अदर देन वेयर द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन एसोसिएट। अब एसोसिएट का हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि एसोसिएट क्या है। तो कह रहे हैं कि अगर यही स्कॉलरशिप आपको डायरेक्टली तौर पर नहीं, आपका एसोसिएट जो है वो खुद बताते दे या फिर इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आपको दिलवाए, तो वो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होती। अब इसके बारे में एक एग्जांपल से इस तरह समझते हैं, जैसे कि एक नॉवल है नमल, उसके अंदर जो उन्होंने दिखाया था कि जो सादी थी उसकी जो फुप्पो थी ज़िमर, वो उसको स्कॉलरशिप उसको नहीं मिली थी उसके भतीजे को, तो वो अपनी स्कॉलरशिप खुद उसके लिए स्पॉन्सर कर रही थी। तो अब वो एक तरह से देखा जाए तो वो उसके लिए एसोसिएट थी, और वो उसने उसके स्कूल वालों से भी कहा था कि आपने ये चीज़ सीक्रेट रखनी है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली तौर पर उसकी स्कॉलरशिप पे कर रही थी, यानी कि खुद इन्वॉल्व नहीं थी, स्कूल की अथॉरिटी से करवा रही थी, लेकिन थी तो वो उसकी एसोसिएट। तो अब वो जो इनकम साथी को मिल रही थी वो स्कॉलरशिप की कैटेगरी में नहीं आती। जब नहीं आती तो वो इनकम जो है एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं थी, तो वहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी लगती थी। वैसे उन्होंने वो जो नॉवल था वो था लॉ के हवाले से ही, लेकिन उसमें इस सेक्टर को डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि वो क्रिमिनल पहलू के लिहाज से उन्होंने नॉवल अपना लिखा हुआ था, और हम टैक्स के लिहाज से उस नॉवल की एक सिनेरियो को एग्जाम्पल में लाकर समझ रहे हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। सेक्शन 47 में सेक्शन 48। सेक्शन 48 है स्पोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट। ठीक है, अगर कोई मुआहिदा हुआ होता है कि हम लोग आपस में अलग वगैरह रहेंगे, तो उसके में जो है वो आप कोई फैमिली सपोर्ट या सपोर्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होती है। सेक्शन 48 क्या कहता है? अगर एनी इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस, अब स्पाउस में हस्बैंड और वाइफ दोनों आ जाते हैं। वो कह रहे हैं एज सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट शेल बी, वो कह रहे हैं अगर दोनों स्पाउसेस हैं, हस्बैंड है वाइफ, उनमें दोनों में मुआहिदा हुआ है कि हम लोग अलग अलग रहेंगे, मतलब शादी हो गई, शादी के बाद तलाक हो गई और उसके बाद उनका कोई मुआहिदा है यही है कि अब हम लोग सेपरेटली रहेंगे। अब जिस तरह वो कहते हैं ना जो है वो लोगों ने सॉरी क्या वर्ड यूज़ होता है, एफिलेशन में ही जो है, मतलब बगैर एक दूसरे के साथ बुरा बने, कोर्ट कचहरी में जाए बगैर एटीआर के थ्रू सुलह सफाई से ही आपस में उन्होंने अपनी जो है वो जो उनका रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का उन्होंने ख़त्म कर लिया। अब उन्होंने कोई मुआहिदा वगैरह कर लिया कि अब हमारा रिलेशनशिप नहीं रहा, अब हम अलग रहेंगे, लेकिन मैं जो है वो आपको कुछ पैसे देता रहूँगा। हस्बैंड वाइफ से कहता है या वाइफ हस्बैंड से कहती है, इन दोनों का कोई ऐसा मुआहिदा हो गया। अब उस मुआहिदे में जो उन्होंने कहा कि हम लोग अलग रहेंगे लेकिन मैं आपको पैसे दूंगा कोई, तो वो सपोर्ट पेमेंट जो वो कर रहा है एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को, वो इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पर एक देखने में तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है सेक्शन 48 की, वैसे अच्छी तो नहीं है लेकिन ये बड़ी वो लग रही है कि एक मॉरल प्रोविजन आपको लग रही होगी कि देखें अखलाकियात इंसान के, लेकिन इसको मेलाफाइड तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इतना आप बहुत ज़्यादा अगर कोई फ़िल्म या सीरीज़ कोई देख लें तो उसमें होता है कि एक पर्सन ने अपनी इनकम जो है वो उन्होंने ब्लैक है लेकिन उन्होंने वाइट करनी है, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली या उन्होंने कोई शादी वगैरह कर लेते हैं और बाद में डाइवोर्स ले लेते हैं, और डाइवोर्स लेने के बाद वो उसे कहता है कि ये जो इनकम जो उन्होंने ब्लैक से वाइट करनी थी वही उसे कह देता है हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को जिसने अपनी ब्लैक से वाइट इनकम करनी थी, वो कह देता है कि यही इनकम मैं आपको स्पॉट पेमेंट में दे दूंगा। ठीक है, अब वही स्पॉट पेमेंट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। तो इस तरह बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने अपनी जो ब्लैक इनकम थी वो वाइट कर ली, यानी तो एक तरह से देखा जाए तो इस सेक्शन का ये डार्क साइड भी है।